Okay guys, this welcome again class 9th NEET and JEE foundation course. Today we will study chapter number 2nd, which is laws of motion. Okay, so in this chapter we are going to study, in first chapter we have studied motion. Motion means that was all about kinematics, means we were not studying the cause of motion, but in this chapter we will study the cause of motion. What is the cause of motion? Force. Okay, so first thing to study is force. Now what is force? Anything, any object or any external agent which try, if, or you can say it changes or try to change. जरूरी नहीं है कि जहां पर फोर्स लगे वहां पे चेंज आ ही जाए, उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट में हमको दिख जाए, ये जरूरी नहीं है, बट फोर्स लगेगा. ओके, तो अगर वो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, अगर मैं इस दीवार को पुश करूंगा, ये मुझसे नहीं होगी पुश, बट मैं फोर्स लगा रहा हूं, सो द फोर्स आई एम अप्लाइंग इज ट्राइंग टू चेंज. वो चेंज करने में कैपेबल नहीं है. ओके, सो इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज shape, size or the state of motion or its direction. या तो ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है. स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? दो, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. सो रेस्ट भी एक टाइप का स्टेट ऑफ मोशन है, बट इन दैट कंडीशन द वेलोसिटी इज जीरो. तो या तो वो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आएगा, या मोशन से रेस्ट में ले आएगा, या उसकी स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाएगा, घटाएगा, या डायरेक्शन को बदलेगा. ओके, सो इट कैन परफॉर्म दीज एक्शंस, ओके, ऑन अ मूविंग बॉडी. अदरवाइज अगर कोई स्टेबल बॉडी है तो उसको शेप को, साइज को, या उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, या कम से कम कोशिश करेगा चेंज करने की. ओके, तो अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे दो फोर्सेस लगाता हूं, मान लो ये है F1 और ये है F2, मैंने इसके दो फोर्सेस लगाए, तो क्या होगा? या तो ये ऑब्जेक्ट अगर किसी स्टेबल बॉडी में हमारे हाथ में है तो ये क्या होगा? या तो इसका शेप चेंज होगा, या अगर इफ इट इज हार्ड इनफ तो इसका शेप नहीं चेंज होगा. यही दो चीजें होंगी. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन. सो फर्स्ट इज वी कैन से बैलेंस्ड फोर्सेस एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सो अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें आपको स्टेबल दिखाई दे रही हैं, ये टैबलेट रखा हुआ है टेबल पे, इसका मतलब क्या है? ये टैबलेट जो भी फोर्सेस टेबल पे लगा रहा होगा, ये टेबल उस टैबलेट पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तभी ये स्टेबल है. मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बॉडी, ऑन द फ्लोर. व्हाई? बिकॉज बैलेंस फोर्सेस ऑन माय बॉडी आर बैलेंस्ड. ठीक है, तो इस बैलेंस्ड कंडीशन को हम बात करते हैं कि अगर इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, so if F1 and F2 had different direction, so if F1 is equal to F2, it means क्या है? ये बैलेंस्ड कंडीशन. ओके, एग्जाम्पल, अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन की एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा? लाइक अ पर्सन होल्डिंग द ब्रीफ केस. अगर एक व्यक्ति है, इसने एक ब्रीफ केस पकड़ रखा है, मान लो. ठीक है, तो ये ब्रीफ केस क्या है? नीचे नहीं जा रहा ना, रुका हुआ है, उसके साथ चल रहा है जहां जहां वो ले जाना चाहता है. तो अगर वो ब्रीफ केस पकड़ के खड़ा हुआ है, इसका मतलब उस पे फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्योंकि वो ब्रीफ केस एक जगह पे स्टेबल है. सो और इसके बाद ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स व्हिच सीम्स स्टेबल. ठीक है, जो स्टेबल दिखते हैं वो सब बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल है. ओके, दूसरा हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस.
अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो क्या होगा बताओ। अगर मैं इधर से F1 फोर्स लगाता हूं, इधर से मैंने F2 फोर्स लगाया, व्हाट विल हैपन। अगर F1 फोर्स ज्यादा हो जाएगा F2 से, तो क्या होगा इस बॉडी के साथ, जो फोर्स ज्यादा है उस फोर्स की तरफ ये बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, अगर मूव नहीं भी करेगी तो कम से कम इसका शेप या साइज में कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो अगर ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपकी कार, स्कूटी, साइकिल मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, क्योंकि इसमें फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ट्रेन जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि ट्रेन का जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर उसको उतना ही फोर्स बैलेंस करने वाला कोई पीछे होता तो क्या ट्रेन मूव करती, नहीं मूव करती। तो इसने इतना फोर्स लगाया है कि वो उस सारे फोर्सेस को जो उसके मोशन को अपोज कर रहे थे उसको उसने ओवरकम कर लिया। तो दोज फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक, मान लो एक मूविंग व्हीकल है, सपोज दिस इज अ बस, ओके। ठीक, ये बस अगर मूव कर रहे हैं किसी ए एक्सेलरेशन से, तो इस पे कोई एक फोर्स लग रहा होगा ना इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करने लगता है क्या, तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने वाले कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, कम से कम एक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा, जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ज्यादा फ्रिक्शन, आगे हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, डोंट बॉदर, ओके। जितना ज्यादा मास होगा इस बॉडी का उतना ज्यादा फ्रिक्शन। अब उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इंजन को फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता, कोई फोर्स ऐसा नहीं होता जो अपोज नहीं कर रहा है, जो अपोज कर रहा है, तो क्या होता, बहुत थोड़े से फोर्स में बॉडी मूव करने लगती। बट हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों, इंजन बहुत हैवी फोर्स लगाता है ताकि वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए और उसके बाद ये बस आगे चल पाए। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और यू कैन से ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स are the example of unbalanced forces. Okay, now next topic after this is inertia. What is inertia? Inertia is a condition or a property of a body to oppose in its change of motion, okay, or in any change of state. जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रुका हुआ है तो ये हमेशा चाहता है कि रुका रहे, और अगर ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये हमेशा चाहता है कि मोशन में रहे। इसका एग्जांपल, जैसे आप लोग बस में जाते हो, अपनी स्कूल बस में, ठीक है, क्या होता है स्कूल बस में, जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है तो आप लोग क्या करते हो, आपकी बॉडी क्या होती है इसके साथ मोशन में, चल रहे हो आप, अचानक से उसने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आपकी चलती हुई बॉडी को रोक दे, बट आपकी बॉडी इसके साथ चल रही होती है तो आप आगे टकरा जाते हो आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी चलना चाहती थी बट उसको फोर्सफुली रोका गया, तो थोड़ी देर तक मोशन में रहने को ट्राई करती है। ठीक, इन द सेम वे जब बस रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई बस में अगर अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया तो आप क्या करते हो, सीट पे टकराते हो पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी रेस्ट में थी और अब आपकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे। जब फोर्सफुली उसको ड्राइवर ने कोशिश की कि मैं चला के बस को आगे बढ़ाऊं, तो आपकी बॉडी ने जितना मैक्सिमम पॉसिबल था उतना अपोज किया। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। सो इनर्शिया इज कॉल्ड, you can write property to oppose any change in the state of motion of body। तो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी तरीके के चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। राइट इट डाउन। नाउ इनर्शिया हैव सम टाइप्स। सो इनर्शिया हैव 3 टाइप्स।
inertia of motion, inertia of rest and inertia of, जैसे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसको तुम्हें रोकना हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. एनी मूविंग बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग, वो बॉडी चाहती है कि वो मूव करती रहे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. मैं बता रहा हूं आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस इसके लिखने, दैट दीज थिंग्स आर नॉट वेरी मच रेलेवेंट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर किसी बॉडी को आप रेस्ट से मोशन में ले आते हो तो लगता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो चाहती है कि रुकी रहे, उसको मोशन में ले आना, मूवमेंट स्टार्ट कराना इजी नहीं होता. वैसे ही अगर मोशन से रेस्ट में आए तो यू कैन से इनर्शिया ऑफ मोशन. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम कम बात करते हैं, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसका डायरेक्शन बदलना हो तो क्या इजी होता है क्या? आप लोगों ने स्कूटी या साइकिल चलाई होगी कभी, अगर आपको किसी सर्कुलर कर्व पे टर्न करना होता है तो आप बहुत स्पीड से आ रहे हैं, आपको टर्न करना हुआ तो क्या इजी होता है क्या टर्न करना? आपको अपनी स्पीड डाउन करनी पड़ती है, डीएक्सेलरेट करना पड़ता है बाइक को और स्लोली टर्न करना पड़ता है. आप पूरी स्पीड में क्यों नहीं टर्न कर सकते? क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपके ऑब्जेक्ट स्कूटी, साइकिल, कार, व्हाटएवर इट इज, whenever it will try to turn, इसके अंदर लगेगा inertia of direction, यानी कि बॉडी अपनी डायरेक्शन में भी चेंज को अपोज करती है, इजीली चेंज नहीं होता, तो हमें वर्क करना पड़ता है उसके अगेंस्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड inertia of direction. It means when we want to change the direction of body. Okay, write it down. We have completed till inertia. Now we'll go for the first law of motion. First law of motion was all about inertia. It was related to inertia. Okay, so when the principle of inertia came, inertia ये कहता था कि जब तक कोई बॉडी अपने करंट स्टेट को चेंज होने में अपोज करती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है. इसी बेसिस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया. फर्स्ट लॉ में कहा गया कि दैट इफ a body is moving, it will keep moving until an external force will स्टॉप इट. तो जब तक कोई बॉडी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मोशन में ना ले आए, या फिर जब तक कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोके नहीं. तो अगर मैं इस मार्कर को फेंक दूं तो क्या होगा? इट शुड ऑलवेज कीप मूविंग, हमेशा चलता रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? ग्रेविटी. If there will be no gravity, so Newton's first law is applied in satellite motion. तो जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, इसको लिखो, write this. When we projectile satellites, satellites में क्या होता है बच्चों? कुछ डिस्टेंस तक अर्थ से, अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर वर्क करता है. ओके, देयर इज एयर, देयर इज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी. और जब हम यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम के एक दो चक्कर लगा के बाहर आता है, एंड देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द सेम ऑर्बिट फॉर मैनी ईयर्स. तो आपको क्या लगता है उस टाइम पर क्या फ्यूल भर के भेजा जाता होगा क्या? कैन वी फिल अप द फ्यूल ऑफ 2 to 3 years इन एनी व्हीकल? नहीं ना. तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस स्पीड से बाहर निकालते हैं कि वो यहाँ पर मूव करता रहे. और जब वो मूव करता है किसी वी वेलोसिटी से, तो इस वी वेलोसिटी से दो फोर्सेस लगते हैं, एक ग्रेविटी लगती है, और इस ग्रेविटी को कैंसिल आउट करने के लिए कौन सा फोर्स होता है? mv²/r. ओके, और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होता जो इसको रोके. तो ये पूरी लाइफ टाइम जब तक हम चाहेंगे तब तक वो
उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है विदाउट एनी फ्यूल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स। हवा होती तो हवा उसको अपोज करती, वहां पर हवा है ही नहीं, एयर है नहीं, तो उसके फॉरवर्ड मोशन को कोई फोर्स रोक सकता है क्या? नहीं, देयर इज नो फोर्स टू अपोज इट्स फॉरवर्ड मोशन। जो ग्रेविटी लगती है उस ग्रेविटी को अपोज करने के लिए हम इसको सर्कुलर मोशन में विल स्टडी दिस। ओके, डोंट वरी। हैव यू रिटन दिस? नाउ फॉर मेजरिंग दिस इनर्शिया, ठीक है, व्हाई देयर इज इनर्शिया? बिकॉज ऑफ मास। अगर इसका मास बहुत कम है तो इसके पास कम इनर्शिया होगा ना। अगर कोई एक ट्रेन है, अगर एक छोटी सी साइकिल को हमें रोकना हो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। रोक सकते हैं आप लोग जनरली, बट अगर एक ट्रेन को रोकना हो तो सेम स्पीड से, स्पीड ना बढ़ाई जाए तो क्या होगा? क्या आप रोक पाएंगे उसे? व्हाई? बिकॉज दैट ट्रेन हैव मोर इनर्शिया। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ दैट ट्रेन इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपेरिजन टू साइकिल। ठीक है, सो मास और यू कैन से इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास, बट वेलोसिटी ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो हम अगली क्वांटिटी वी विल स्टडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। This momentum is measurement of inertia. Measurement of inertia. कोई बॉडी, किसी बॉडी का इनर्शिया कितना ज्यादा होगा वो इसी क्वांटिटी से पता लगता है। सो दिस इज टर्म्ड, दिस इज डिनोटेड बाय P is equal to m into V. What is m? This is called mass and this is called velocity of a body or any object whichever is moving. Write it. Okay, so what is mass? तो अगर मुझे किसी बॉडी का मोमेंटम बढ़ाना है, मुझे किसी बॉडी का इनर्शिया बढ़ाना है, सो व्हाट शुड आई डू? ईदर आई कैन इंक्रीज मास और आई कैन इंक्रीज वेलोसिटी। सो दैट बुलेट, गोली जो होती है कितनी छोटी सी होती है, मुश्किल से 10, 12, 15, 20 ग्राम की होगी, ठीक है, बट व्हेन वी फायर दैट बुलेट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, क्या करती है वो? इनर्शिया बढ़ जाता है और वो किसी व्यक्ति के सीने को चीर के निकल जाती है ना। क्या जनरल केस में आप कर सकते हो क्या ऐसा? उस बुलेट में इतनी पावर है कि दैट कैन किल समवन? नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दैट बुलेट। तो मास बढ़ाने का प्रिविलेज नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, राइट इट डाउन। Now we'll solve a question. Suppose a body of mass 250 grams and velocity 72 kilometer per hour. Calculate its momentum. Find it. कितने लोग इसको निकाल सकते हैं? The first step for solving such kind of questions is, पहला, सबसे पहले क्या करते हैं? You are solving like that. क्या करते हैं? पहले हम मास को केजी में करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम को करते हैं सेकेंड में। ओके, तो क्या, और अगर डिस्टेंस है, इफ डिस्टेंस इज देयर, तो डिस्टेंस को किस में करना पड़ता है हमको? मीटर में। दीज आर एसआई यूनिट्स, सो व्हेनेवर वी विल कैलकुलेट एनीथिंग वी विल कैलकुलेट इन दीज यूनिट्स ओनली। सो फर्स्ट स्टेप इज यूनिट कन्वर्जन। ये क्या है बच्चों? तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये क्या है? ग्राम। we'll have to convert it into kilogram. So how we'll convert it into kg? So for converting the mass from gram to kg, we will divide it by 1000. This is mass. And now velocity. How we'll convert velocity from kilometer per hour to meter per second? Good. Multiplying by 5 by 18.
So this 72 will be multiplied by 5 by 18. So 18 4 72. So this will be 20 meter per second. Now next step is quite simple. Momentum is equal to mass into velocity. Mass is 250 divided by 1000 into velocity is 20. 0 0 0 0 will be cancelled out. 2 5s are 10, 5 5s are 25. So this will be 5. Now what will be the unit of momentum? The unit of mass is kg and unit of velocity is meter per second. So kg meter per second will be the unit of momentum. Write this along with unit. Now we'll go for second law of motion. First we have studied inertia, and then first law was all about application of inertia. Then we studied the measurement of inertia, that is called momentum. Now we are going through Newton's second law. So Newton's second law, न्यूटन ने अपने दूसरे लॉ में ये कहा कि अगर if we have to measure the force applied on a body, so he said that force can be termed as rate of change of momentum. It means P2 minus P1 divided by time. Whenever we will talk about rate, what is rate? अगर हम किसी भी चीज के चेंज को मेजर करें और किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करें, सो इन फिजिक्स व्हेनेवर वी हैव टू मेजर समथिंग, द पोजीशन ऑफ समवन, तो कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं कि अभी वो इस सेकंड पे यहाँ था, 20 सेकंड बाद वो यहाँ पे, किसके रेफरेंस में नापते हैं? टाइम के रेफरेंस में. सो व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट रेट, सो एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, वेलोसिटी इज व्हाट? Rate of change of displacement. Okay, so we write s by t or d by t. Okay, displacement को आप d लिखे तो okay. और हम acceleration पढ़ते थे, acceleration was rate of change of velocity. So we write v2 minus v1 divided by t. करेक्ट, यही होता था ना. तो अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ में कहा कि द rate of, write it down, rate of change of momentum can be termed as force applied on body, and the direction of force will be in the direction of motion. जिधर जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा. ओके, नाउ सी, if some object is going with velocity u and finally it reaches to the velocity v, during this it takes time t और मास इसका कितना है? m. क्या बॉडी के मूवमेंट के साथ इसका मास चेंज होगा? कोई भी बॉडी मूव करेगी उसका मास चेंज होगा क्या? नहीं ना. एक बॉल फेंकोगे तो दूसरे एंड तक जाते जाते उसका मास कम या ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं. ओके, सो नाउ विल राइट, सो इट्स मोमेंटम इन द सेकेंड केस, हाउ मच इट विल बी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. सो विल राइट m v, करेक्ट, माइनस p1, मोमेंटम एट फर्स्ट केस m u divided by how much time it have taken? t, correct. So now we can take m common, so it will be v minus u divided by t. Isn't it the same formula of acceleration? So v2 minus v1, it means final minus initial upon time, so it can be termed as acceleration. Okay, so now we can write f is equal to mass into acceleration. This was the second law of Newton. This is Newton's second law. Write it down. जिसने भी नहीं लिखा इसको लिखो. चलो, next we'll study
जस्ट वन थिंग, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इजी। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मास हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है। वो सिर्फ क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे मैं इस पेपर को जलाऊं, एनी पेपर, इफ आई विल बर्न इट, आप कहेंगे ना सर ये बुक पहले 250 ग्राम की थी, जलाने के बाद 50 ग्राम रह गई, हमने खत्म कर दिया। नहीं, हमने जब उसको जलाया तो उसमें क्या क्या बना? सम अमाउंट ऑफ लाइट, हीट, फ्यूम, धुआं और ऐश। सब चीजों को अगर हम जोड़े तो वो उतना ही होगा हमेशा, ठीक है। सो क्या किया हमने, मास को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया। उसी तरीके जब भी कंजर्वेशन की बात है, कंजर्वेशन का मतलब वो किसी भी कंडीशन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इन द सेम वे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं द momentum of a body or a system will always be conserved or will always be constant। ओके, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो मैंने एक बुलेट फायर की, ठीक। तो इनिशियली वो बुलेट और वो बंदूक, गन, बोथ वर एट रेस्ट, दोनों रुके हुए थे ना। व्हेन आई फायर्ड अ बुलेट बोथ ऑफ देम वर इन रेस्ट। और थोड़ी देर बाद जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट आगे गई, तो बंदूक चलाने वाले को झटका लगता है ना पीछे। आपने मूवीज में या कहीं देखा होगा, अगर कम से कम रियल में नहीं देखा तो बुलेट चलाने वाले को झटका लगता है। इसका मतलब जितना फोर्स वो आगे देता है उतना ही फोर्स पीछे भी। तो बुलेट और गन का जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था? जीरो। जीरो ही था ना, दोनों रेस्ट में थे, रुके हुए थे दोनों। तो फायर होने के बाद अगर बुलेट किसी स्पीड से आगे गई और गन किसी स्पीड से पीछे आई, तो उस समय भी उनका मोमेंटम जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, जोड़ने के बाद जीरो होना चाहिए। तो एक अगर आगे जा रही है दूसरी पीछे आ रही है, तो पहले का मोमेंटम प्लस में होगा, दूसरे का मोमेंटम माइनस में होगा, है ना। ठीक है, लिखो इसको। राइट अ क्वेश्चन, if there is a gun, I am not a good artist, but suppose there is a gun, okay, the mass of gun is 4 kg, okay, and a bullet from this will be fired, so mass of bullet will be 50 gram, suppose, okay, correct. And if after firing the bullet the velocity the initial velocity, the velocity of bullet will be 32 meter per second, okay, suppose this will be 32 meter per second. So what will be the recoil velocity of gun? This is asking कि अगर ये बुलेट 32 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, 50 ग्राम की बुलेट, तो फायर करने के बाद गन भी तो पीछे आएगी। हाँ, तो व्हाट विल बी द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन? तो हम इसमें सेम फॉर्मूला, सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है बच्चों? कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम, सपोज व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट, व्हाट द बुलेट एंड गन बोथ वेलोसिटी ऑफ बोथ वर जीरो, दोनों रुकी हुई थी। तो अगर मैं मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालूं तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फायर होने के पहले बुलेट क्या थी, रुकी हुई थी ना गन में। वैसे ही अगर मैं गन का निकालूं तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों ही रुकी हुई थी। अब जब हमने फायर कर दिया, फायर करने के बाद देखो, फायर करने के बाद मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितनी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, 32 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि हमको नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन, तो विल राइट vg, ओके। नाउ वी नो द मास ऑफ बुलेट, वी नो द मास ऑफ गन, वी कैन फाइंड दैट ना। ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम जीरो, सो दिस विल बी जीरो, ओके बच्चों। So this mass of bullet is how much, 50 gram. So we'll convert, again we will have to convert this 50 gram into kg. So how will convert gram to kg, divided by 1000, very good. So 50 divided by 1000 into 32 plus mass of gun is how much, 4 kg into velocity of gun, we don't know, we are supposed to find this only, okay। तो अगर हमको फाइंड करना, हम इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, ओके, या हम इसको इधर ले आएंगे, जो भी हम चाहें, किसी भी एक को हम इधर ले आ सकते हैं। सो व्हाट विल डू, विल ब्रिंग दिस, जीरो जीरो विल बी कैंसिल आउट एंड 5 20 टाइम्स, ओके, एंड अगेन 32 बाई 20 माइनस 32 बाई 20 इज इक्वल टू 4 इंटू vg, correct। So since this 4 is in multiplication with velocity of gun, so this will change its side, it will become in division, correct। So we'll write minus 32 by 20 into 1 by 4 is equal to velocity of gun, so 8 times, okay। So the final answer will be minus 4 2 is 8, 4 5 is 20, so minus 2 by 5, it will be something in decimal, so this is velocity, it will be kilometer, sorry meter per second, okay। So what this negative sign denotes, velocity is a vector, ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि बुलेट जिधर जा रही है गन उसके अपोजिट में रिकॉइल करेगी, इसीलिए उसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं कि गन हमेशा अपोजिट में जाती है। क्यों जाती है, टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आगे जितना मोमेंटम उस बुलेट को मिला उतना ही मोमेंटम इस गन को मिलेगा, बस इस गन की वेलोसिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा है, ओके, और बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वेलोसिटी का मास, बुलेट का मास बहुत कम है, ओके, नोट इट डाउन। आगे पढ़ाएं कि रहने दें, हम्म। Now we'll go for the third law of motion, Newton's third law. This is very famous law which is called action and reaction. So it states that for every action, लिखो इसको,
for every action there is an equal and opposite reaction. And both action and reaction, this A is term stands for action. Both action and reaction acts on different bodies. ये एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग बॉडीज पर रिएक्ट करते हैं. एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं लग सकता. ठीक है. सो दिस लॉ स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज. इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं जो मूव नहीं कर रही हैं, जो इक्विलिब्रियम में है, जो रखी हुई हैं. हमारी टेबल पे ये बुक्स रखी हुई हैं. क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि जितना एक्शन ये बुक्स लगा रही हैं इस टेबल पे, वो टेबल उतना रिएक्शन प्रोवाइड करने में कैपेबल है. दैट टेबल इज कैपेबल इनफ टू प्रोवाइड दैट मच रिएक्शन टू दैट बुक. ओके. तो जिस सीट पर आप बैठे हैं, मान लो देयर इज अ बेंच. ऑन दिस बेंच अ पर्सन ऑफ 50 kg सिटिंग. ओके. 50 kg bearable. Why this person is sitting on that bench? Because अगर ये बंदा 50 kg का वेट, 50 kg का वेट मतलब कितना हो बच्चों? mg, यानी कि 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन. तो अगर ये 500 न्यूटन का एक्शन इस बॉडी पे लगा रहा है, इस बेंच पे, तो ये बेंच भी 500 न्यूटन का रिएक्शन लगा पा रही है, तभी ये इंसान बैठा हुआ है. क्या होगा अगर मैं इसी पर 5000 किलो का हाथी बैठा दूं? कोई एक ऐसा मास रख दो जो 5000 किलो का हो, तो क्या ये बेंच फिर सह पाएगी? विल दिस बेंच बी कैपेबल टू प्रोवाइड दैट मच रिएक्शन? नहीं. अगर वो उतना रिएक्शन नहीं दे पाएगी तो ये बेंच टूट जाएगी. तो इन दिस वर्ल्ड ऑल द बॉडीज विच आर स्टेबल, only that can only be explained by the help of third law, ki how much action a body is putting on other body, the other body is able to provide that much reaction. That's why it is stable. Okay. तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है जो कि बैलेंस्ड नहीं है. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज. लेटर ऑन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास.